Everyone has been made for some particular work, and the desire for that work has been put in every heart. रूमी का ये बहुत ही खूबसूरत कोट है. जिसे हम पर्पस ऑफ लाइफ कहते हैं, ये असल में वही है. लेकिन अधिकांश लोग कुछ समय बाद अपने पर्पस ऑफ लाइफ को बिल्कुल भूल जाते हैं और इसलिए भटक जाते हैं. लेकिन जो लोग अपने पर्पस ऑफ लाइफ को बिल्कुल नहीं भूलते, वो लोग इस पर निरंतर आगे चलते रहते हैं और वाकई वो अचीव कर लेते हैं जिसके लिए उन्हें ऊपर वाले ने इस धरती पर भेजा है. आज जिन्हें मैंने आमंत्रित किया है वो प्रोफेशन से एक डॉक्टर है. अब आप कहेंगे डॉक्टर का काम ही होता है लोगों की सेवा करना, तो इसमें क्या खास है और इसमें ऐसा क्या है जिसे पर्पस ऑफ लाइफ कहा जा सकता है. पर्पस ऑफ लाइफ उसमें यह है कि वो डॉक्टर तो हैं, लेकिन डॉक्टर होने के साथ साथ वो मरीजों के दर्द को समझते हैं और उन्होंने वो नायाब तरीका समझा है, निकाला है, जिसके माध्यम से दर्द को कम किया जा सकता है. आप सभी जानते हैं जो कैंसर के मरीज होते हैं ना, वो अपना आखिरी वक्त बहुत मुश्किल से गुजारते हैं. उनके साथ साथ उनका पूरा परिवार बहुत परेशान रहता है. डिप्रेशन, स्ट्रेस और उसके बाद कैंसर से रिलेटेड जो पेन उन्हें होता है वो वाकई बहुत दर्दनाक होता है. जो लोग इससे गुजर चुके हैं वो इस बात को बहुत समझ जाएंगे आसानी से. तो खैर उन्होंने क्या किया, उन्होंने पैलिएटिव केयर, पेन एंड पैलिएटिव केयर के ज़रिए लोगों को हेल्प करनी शुरू की है. वो लोगों को काउंसिल भी करते हैं जब लोग स्ट्रेस में, डिप्रेशन में रहते हैं या उनको फिजिकल एलिमेंट की वजह से वो अपने आप को नहीं संभाल पाते हैं, तो वो उनको काउंसलिंग भी देते हैं. आज हमारे साथ हैं राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर के एक जाने माने डॉक्टर सनी मलिक जी. जैसा मैंने आपको बताया कि वो एक मसीहा की तरह काम करते हैं, जो कि उनका काम भी, उनका प्रोफेशन भी कुछ ऐसा ही है कि लोगों की मदद करना, पर लोगों की मदद से आगे बढ़कर वो लोगों को कंफर्ट देने का काम करते हैं. तो चलिए मैं उन्हें एक भेजती हूँ निमंत्रण. अगर आपके परिवार में कोई ऐसा है जो दर्द से गुजर रहा है और आप नहीं समझ पा रहे कि आपको क्या करना चाहिए ताकि उन्हें आप सुकून दे सकें, उनके आखिरी पलों को आप एटलीस्ट आरामदायक बना सकें, तो आप इस शो को ज़रूर देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि पेन एंड पैलिएटिव केयर कहते किसको हैं. तो डॉक्टर सनी मलिक को मैं भेजती हूँ एक रिक्वेस्ट, उनसे हम करते हैं बातें. बहुत बहुत शुक्रिया. वेलकम डॉक्टर साहब. नमस्कार. नमस्ते. थैंक यू डॉक्टर साहब. मैं यूजुअली डॉक्टर्स के इंटरव्यूज देती हूँ, लेकिन वो डॉक्टर जो अपने पर्पस ऑफ लाइफ को पहचानते हैं, वैसा इंटरव्यू शायद ये मेरा पहला होने वाला है. दिस इज गोइंग टू बी माय फर्स्ट इंटरव्यू फॉर दैट. डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि पेन एंड पैलिएटिव केयर जो है, दरअसल में ये क्या है और इसकी जरूरत किसको पड़ती है? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है. पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आपने मुझे आमंत्रित किया आपके शो पे. अब हम आपके क्वेश्चन पे आते हैं. तो पहली बात ये है कि पेन एंड पैलिएटिव केयर स्पेशलिस्ट एक्चुअली होते क्या है, होते कौन है, कौन से है? तो इसके लिए एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा हमें. हम लोग नॉर्मली जानते हैं कि एनेस्थेटिस्ट होते हैं. मैं भी वैसे एक एनेस्थेटिस्ट ही हूँ. मेरी ट्रेनिंग हुई है इन एनेस्थीसिया, तो पोस्ट ग्रेजुएशन है मेरी. तो एनेस्थेटिस्ट यूजुअली डॉक्टर्स होते हैं जो ऑपरेशन थिएटर में होते हैं और सर्जरी के दौरान जो है वो बेहोशी देते हैं. तो वो यूजुअली बिहाइंड द कर्टेन्स रहते हैं. बट सर्जरी पॉसिबल इसीलिए हो पाती है क्योंकि एनेस्थीसिया पेशेंट को दिया जाता है और उनकी स्पेशल ट्रेनिंग होती है एक्यूट पोस्ट ऑपरेटिव पेन में एंड द पेरी ऑपरेटिव पेन रिलीफ. यानी सर्जरी के दौरान दर्द ना हो और सर्जरी के बाद भी जो पोस्ट ऑपरेटिव पेन होता है तो वो ना हो, ताकि पेशेंट जो है वो रिकवर हो पाए और रिहेबिलिटेशन में जा पाए. तो इसको कहते हैं एक्यूट पेन कंट्रोल, यानी कि पेन जो सर्जरी के बाद हुआ या लेस देन 3 मंथ्स ओल्ड है. दूसरे तरीके का पेन होता है उसको कहते हैं क्रॉनिक पेन. क्रॉनिक पेन यानी कि कोई भी दर्द जो 3 महीने से ज्यादा ड्यूरेशन का है. तो धीरे धीरे इन एनेस्थेटिस्ट, क्योंकि वो एक्यूट पेन कंट्रोल के अंदर वो ट्रेन थे, तो उन्होंने अपना हॉर्मोन बढ़ा के क्रॉनिक पेन के अंदर भी काम करना स्टार्ट किया कुछ सालों पहले. और क्रॉनिक पेन जिसके अंदर बीमारियां होती हैं जैसे डिस्क खिसक जाती है और नर्व को कंप्रेस करती है, या की आर्थराइटिस जो हम जानते हैं कि में दर्द होता है. तीसरा एक कॉमन टर्म है कि फ्रोजन शोल्डर होता है, तो मूवमेंट
शोल्डर रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं और पेन होता है। हम लोग सर्वाइकल पेन जानते हैं कि नेक के अंदर दर्द होता है। इसके अलावा हेडेक होता है, माइग्रेन होता है। तो ये सारे क्रॉनिक पेन है जो लाइफ में रहते हैं कई पेशेंट्स को। तो इन क्रॉनिक पेन को भी ट्रीट किया जाता है बाय दीज पेन स्पेशलिस्ट, जो बेसिकली एनेस्थेटिस्ट होते हैं, बाय वे ऑफ सर्टेन मेडिकेशंस जो दी जाती हैं, और उसके साथ में इंटरवेंशंस कराए जाते हैं, यानी कि नीडल से नसों को सुन किया जाता है उस एरिया की। तो इसको कहते हैं क्रॉनिक पेन कंट्रोल, और इन इंटरवेंशन को कहते हैं मिपसी, मिनिमली इन्वेजिव पेन एंड स्पाइन इंटरवेंशंस, जो कोई बेहोशी के बाद नहीं करे जाते, लोकल एनेस्थीसिया, यानी कि सुन करके ये प्रोसीजर्स किए जाते हैं। और देयर आर अराउंड 300 to 500 प्रोसीजर्स जो कि हमारी बॉडी में इस तरीके से कर सकते हैं पेन को कंट्रोल करने के लिए। मतलब आपका मतलब ये है कि छोटे दर्द से लेकर के बड़े दर्द तक को हम उससे और बड़े दर्द पे ला सकते हैं इस कैटेगरी के। एक और इसके अंदर फर्दर डिमार्केशन हुआ कि कैंसर पेन मैनेजमेंट, क्योंकि हमें पता है कि कैंसर होता है कि जिन पेशेंट्स को, तो स्टेज 3 स्टेज 4 में जब उनकी डिजीज प्रोग्रेस करती है तो उनमें दर्द भी होता है, कुछ और सिम्टम बर्डन भी आता है। तो इसमें कैंसर पेन मैनेजमेंट वाले जो इंटरवेंशन पेन मैनेजमेंट एक्सपर्ट होते हैं, उनको कहा गया कि वो पैलिएटिव केयर स्पेशलिस्ट है। के अंदर कैंसर पेन का दर्द ठीक किया जाता है। कैंसर के साथ एसोसिएटेड कोई भी सिम्टम आए, जैसे कि नोजिया है, वॉमिटिंग है, कॉन्स्टिपेशन है, बेड बाउंड स्टेटस हो जाता है कुछ पेशेंट्स का, इन सब चीजों को भी कंट्रोल किया जाता है। यानी कि पैलिएटिव केयर स्पेशलिस्ट एक फिजिशियन होते हैं उस स्टेज 3 डिजीज वाले कैंसर पेशेंट्स के लिए। तो इट इज अ वेरी ब्रॉडर टर्म, ब्रॉडर थिंग्स है। सिर्फ दर्द का इलाज नहीं, उनकी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी करनी, उनके साथ एसोसिएटेड जो इमोशनल बर्डन आता है उसको भी कंट्रोल करना। तो कई बार हम लोग उस फैमिली के अंदर बिल्कुल फैमिली मेंबर की तरह भी रोल प्ले करते हैं, क्योंकि बहुत ब्रॉडर स्पेक्ट्रम है। इट इज नॉट ओनली द फिजिकल पेन, उसके साथ में एसोसिएटेड साइकोलॉजिकल पेन होता है, इमोशनल पेन होता है, स्पिरिचुअल पेन होता है, सोशल पेन होता है। तो एज अ होल टोटल पेन को कंट्रोल किया जाता है। तो वी डील विद एक्यूट पेन कंट्रोल जो पोस्ट सर्जिकल होता है, वी डील विद क्रॉनिक पेन जो कि मोर देन 3 months ओल्ड है, जिसके एग्जांपल्स मैंने बताए। वी ऑल्सो कैंसर पेन मैनेजमेंट एज वेल एज द पैलिएटिव केयर, जिसमें कि टोटल पेन कंसेप्ट में साइकोलॉजिकल बर्डन भी रिड्यूस किया जाता है। सो दिस इज ऑल पेन एंड पैलिएटिव मेडिसिन। डॉक्टर साहब, ये पेन एंड पैलिएटिव केयर जो है, ये मैंने पहले नहीं सुना था कभी भी, है ना। ये मेरे लिए थोड़ा सा नया टर्म है, बहुत रिसेंट में सुन रही हूँ इस बात को, इस बारे में सुन रही हूँ। तो इसके बारे में अवेयरनेस पहले नहीं थी, या अवेयरनेस अब लोगों ने स्प्रेड करनी शुरू की, जैसे आप इसके लिए वोकल हुए, आप लोगों को बता रहे हैं। तो इस बीच में जो पेशेंट्स की सफरिंग्स रही हैं, उन सफरिंग से तो हमें पता ही नहीं था कि बाहर निकलने के लिए कोई हम रास्ता और भी चुन सकते हैं। तो क्या ये रिसर्च अभी रिसेंट नहीं है, बाहर की कंट्रीज के अंदर ये बहुत पहले से चलता आ रहा है। इट इज मोर देन 20-25 years ओल्ड। लेकिन इंडिया के अंदर इसको एज 4th पिलर ऑफ ऑन्कोलॉजी माना जा रहा है। बीइंग अ कैंसर पेन स्पेशलिस्ट, क्योंकि मैं एक ऑन्कोलॉजी सेंटर में काम करता हूं, तो हम सबको ये बात पता है कि इनिशियल डेज में जब ऑन्कोलॉजी स्टार्ट हुई तो सब लोग कहते थे कि सिकाई करा लो, रेडिएशन को कहते हैं। उसके बाद फिर सर्जरी भी होने लगी, डिफरेंट टाइप की सर्जरी होने लगी। अब पूरी बॉडी के लिए, कैंसर के लिए सर्जरीज होती हैं जो सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट करते हैं। फिर धीरे धीरे कंसेप्ट आया कि जी इसके लिए कीमोथेरेपी भी होती है। अब जैसे जैसे लोगों की अवेयरनेस बढ़ रही है, तो 4th पिलर ऑफ ऑन्कोलॉजी की फॉर्म के अंदर जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया है ऑन्कोलॉजी ट्रीटमेंट के अंदर। तो आइडियली ये कहा जाता है कि पैलिएटिव केयर जो हमारी बुक्स कहती हैं, और बाहर की इसमें कई बार ये प्रैक्टिस भी होता है कि पैलिएटिव केयर शुड बी स्टार्टेड एट द अर्लीएस्ट, एट द टाइम ऑफ द डायग्नोसिस ऑफ द पेशेंट विद कैंसर। उस पॉइंट ऑफ टाइम में 80% ऑफ द वर्क इज डन बाय द ऑन्कोलॉजिस्ट एंड 20% ऑफ द वर्क इज डन बाय द पैलिएटिव केयर स्पेशलिस्ट। क्योंकि एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो आता है कभी भी कैंसर का डायग्नोसिस होता है कि मैंने तो गुटखा नहीं खाया, मैंने तो स्मोकिंग नहीं करी, मुझे क्यों हो गया ये, वाई मी करके एक जो क्वेश्चन आता है ना, मुझे क्यों हुआ। साइकोलॉजिकल बर्डन को रिड्यूस करना बाय वे ऑफ काउंसलिंग, बाय वे ऑफ काउंसलिंग किस तरीके से भी बैड न्यूज को ब्रेक करना है फैमिली को, तो ये वर्क इनिशियली पैलिएटिव केयर स्पेशलिस्ट के द्वारा किया जाता है। उसके बाद एक पॉइंट ऑफ टाइम कई बार ऐसा आता है उस डिजीज ट्रेजेक्ट्री में कि डिजीज जो है धीरे धीरे हम देखते हैं कि वो बढ़ रही है, मेटास्टेटिक हो रही है,
और एरियाज में जा रही है बॉडी के। तो वो टाइम होता है जिस टाइम जो ये वर्कलोड जो पहले ऑन्कोलॉजिस्ट का 80% और 20% पैलिएटिव केयर स्पेशलिस्ट का था, अब वो 50 हो जाता है, क्योंकि यहाँ से सिम्टम बर्डन आने लगेगा। कई बार जैसे पेट के अंदर दिक्कतें आने लगती हैं, वॉमिटिंग होती है, कॉन्स्टिपेशन होता है, कई बार ब्रेथलेसनेस, कफिंग होती है। तो इस वक्त जो है स्पेशलिस्ट यहाँ से मेडिसिन भी देना चालू कर देते हैं अपार्ट फ्रॉम दी काउंसलिंग। और जो थर्ड आता है, जब डिजीज और प्रोग्रेस कर जाती है, इस वक्त जो है अब कीमोथेरेपी कराना जो है वो कारगर नहीं है, जिसको कहते हैं कि जो है वो धीरे धीरे लाइलाज होती जा रही है। तो उसमें है कि अब आप अपने मरीज की ना सेवा कर लीजिए, तो वो सेवा करनी है, ये पैलिएटिव केयर के अंदर आता है। इट इज नॉट अबाउट क्योर, इट इज अबाउट द केयर। तो क्योंकि रेपो बिल्डिंग अच्छी हो जाती है अगर इनिशियली इनकॉर्पोरेट करी जाए पैलिएटिव केयर को, तो ये पेशेंट को समझना और फैमिली मेंबर्स को समझना कि यहाँ से डिजीज लाइलाज है और अब यहाँ से हमें पैलिएटिव केयर में जाना है, वो बहुत इजी हो जाता है। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि उनकी डिजीज ट्रेजेक्ट्री और ट्रीटमेंट में एक नया डॉक्टर इंट्रोड्यूस किया जाए, क्योंकि वो डॉक्टर उनसे पैलिएटिव केयर स्पेशलिस्ट पहले से मिले होते हैं। तो आइडियली इट शुड बी स्टार्टेड एट द अर्लीएस्ट। और जो लेटेस्ट टर्म जो इंडिया के अंदर आजकल यूज किया जा रहा है वो ये है टाइमली पैलिएटिव केयर। जो डिजीज है उसमें टाइमली इसको इंट्रोड्यूस करा दिया जाए। डॉक्टर साहब, ये टाइमली वाला जो कॉन्सेप्ट है हमारे इंडिया में तो चलता ही नहीं है। वो जब तक हम लटक नहीं जाते हम डॉक्टर के पास जाते ही नहीं है ना। तो वैसे तभी तो कैंसर में कहते हैं कि एकदम लास्ट स्टेज में आए हो तुम, सेकंड या थर्ड स्टेज में आए हो। देखो, प्रिवेंटिव स्क्रीनिंग प्रोग्राम सब होने लगे हैं, लोगों को आजकल अवेयरनेस है। आज आपके माध्यम से हम कुछ लोगों को अवेयर कर रहे हैं। धीरे धीरे चीजें जो है वो चेंज हो रही है और लोगों को पता चल रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। मैं आपके साथ अपनी फैमिली का एक केस डिस्कस करना चाहती हूँ। पब्लिक प्लेटफॉर्म पे वैसे नहीं बोलना चाहिए, बट मुझे लगता है कि आज एक बेटर तरीका हो सकता है मेरे माध्यम से और भी लोगों को हेल्प मिल जाए। मेरे फैमिली में ब्रेन ट्यूमर के एक मरीज हैं और वो ऑफ एंड ऑन जो है उनकी मेमोरी लॉस हो जाती है और डॉक्टर के पास जाते हैं, उनको मुझे नहीं मालूम स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, ऐसे क्या दिया जाता है, उनका चेहरा बहुत फूल जाता है, बहुत फूल जाता है, जिससे ठीक होने में टाइम लगता है। ये उनके साथ जरूर होता है कि वो कभी कभी बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करती हैं, एज इफ उन्हें सारी बातें याद है, सारी चीजें हो रही हैं, और ऑफ एंड ऑन वो बिल्कुल भूल जाती हैं, वो मुझे पहचानना छोड़ देते हैं। मतलब ये वाली सिचुएशन होती है। हमें और फैमिली को समझ में नहीं आता है कि उनको हॉस्पिटल में रखा जाए, उनको घर में रखा जाए, क्योंकि वो मेडिसिन लेके सो तो जाते हैं और सोना कोई मुझे लगता नहीं कि इलाज है। तो हम सब ना बड़ा हेल्पलेस फील करते हैं इस वाले मौके पर कि हमें क्या करना चाहिए। आई गेस यू आर द राइट। तो इसमें अगर अर्ली पैलिएटिव केयर इंटीग्रेशन होता है उस डिजीज के अंदर, तो उसका फायदा होता है कि पैलिएटिव केयर स्पेशलिस्ट जो है टाइमली आपको एंटिसिपेटरी इवेंट्स जो है समझाते चले जाते हैं। जैसे आप बता रहे हैं केयर गिवर फटीग भी सेट इन हो जाता है। केयर गिवर घर में जो है सिकनेस के ही एपिसोड्स देख रहा है हर वक्त। तो एंगर और डिप्रेशन जो है सिर्फ पेशेंट के ऊपर नहीं होता, पैलिएटिव केयर में हम देखते हैं कि पेशेंट की फैमिली भी सफर करती है। तो एक टर्म यूज करते हैं हम लोग कि पैलिएटिव केयर का अर्ली इंटीग्रेशन अगर होता है तो अंग्रेजी वाला सफर जो है वो हिंदी वाला सफर बन जाता है। तो पैलिएटिव केयर स्पेशलिस्ट केयर गिवर्स की भी काउंसलिंग करते हैं, कुछ मेडिसिन भी देते हैं पेशेंट्स को। और डेफिनेटली कई बार ऐसा होता है कि ये जो सिकनेस है इनकी इंक्रीज कर जाती है कि केयर गिवर भी भागते हैं, घर में नहीं रहते हैं। तो उस टाइम में एक कंसेप्ट है जिसको कि रेस्पाइट केयर कहते हैं। रेस्पाइट केयर का मतलब है जब केयर गिवर फटीग इतनी सेट इन हो जाए, पेशेंट का घर में जो है इलाज उसके आगे जो है पॉसिबल नहीं हो पा रहा और फैमिली उनको नहीं देख पा रही है, तो एक दो दिन के लिए या कुछ हफ्तों के लिए उनको हॉस्पिटल में या फिर जैसे बाहर की कंट्रीज में हॉस्पिस केयर सेंटर्स होते हैं उनमें उनको शिफ्ट किया जाता है। मेरे पास पेशेंट्स जब भी कभी एडमिट होते हैं तो हमेशा मैं फैमिली को कहता हूं कि क्योंकि इतने दिन से आप सिकनेस देख रहे हैं तो आप बेटर ये है कि हम आपके पेशेंट की केयर करते हैं, आप 1-2 घंटे के लिए नीचे जाके किसी कैफे जाके कॉफी पीजिए और पेशेंट की बात ना करके 1 घंटे के लिए अपनी बातें करिए। तो वो 1 घंटे बहुत ज्यादा जो है ना बर्डन से रिलीज करता है कि मेरा डॉक्टर जो है मेरे पेशेंट की केयर कर रहा है, उतने टाइम में उन्होंने मेरे को बोला है कि आप घर जाइए। और घर में पेशेंट को रखना होता है, कई बार होम केयर टीम भी उनको विजिट करती है हमारी। बट हम लोग क्योंकि डिजीज ट्रेजेक्ट्री में इतने फ्रेंड बन जाते हैं पेशेंट के और फैमिली के और उनका साइकोलॉजिकल बर्डन रिड्यूस करते हैं, तो हम उनको एम्पावर भी करते हैं कि पेशेंट को जब घर में रखना है तो किस तरीके से रखना है।
उनकी नर्सिंग केयर कैसे करनी है ये भी उनको सिखाया, फैमिली को किस पॉइंट ऑफ टाइम में घर में आपको नर्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है, ये भी सब कुछ बताया जाता है पैलिएटिव केयर की। मतलब आप लोग यस, पेशेंट के साथ यस, साथ पूरी फैमिली को एजुकेट करते हैं, और मुझे लगता नहीं है कि कोई और मोड ऑफ ट्रीटमेंट में ऐसा कभी हुआ है कि फैमिली को कोई समझ पाए कि फैमिली बिल्कुल। किस स्ट्रेस और डिप्रेशन से गुजर रही है। आपने बिल्कुल कहा, सही कहा कि पेशेंट कई बार तो दवाई खा के बेहोशी की हालत में बिस्तर पे होता है, लेकिन जो फैमिली और केयर टेकर्स होते हैं उनकी हालत तो इट बहुत इज ज्यादा खराब होती है। वो लिटरली सोचते हैं कि पेशेंट को कहाँ 90% ऑफ द छोड़े। पार्ट इज कम्युनिकेशन इन पैलिएटिव केयर, ये कहा जाता है। और हमेशा ट्रुथफुल कम्युनिकेशन बाय गिविंग रियलिस्टिक होप्स, दिस इज द टैगलाइन जो की जाती है। इनिशियली डिनाइल मोड में होते हैं, धीरे धीरे बाय वे ऑफ काउंसलिंग उनको उन चीजों के लिए एक्सेप्टेंस डेवलप करानी होती है। और द डे फैमिली एज वेल एज द पेशेंट वो एक्सेप्टेंस लेते हैं अपने अंदर, डेफिनेटली उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव करती है। डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन आया हुआ है, एक बहुत ही रिनाउंड एक्ट्रेस हैं नुपुर अलंकार जी, उन्होंने एक सवाल पूछा है कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, उसके पेशेंट्स को किस तरह की से उनसे बातें देखिए, करनी चाहिए। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, ट्रीटमेंट पार्ट तो हम शोज के ऊपर नहीं बता सकते हैं, मेडिसिन नहीं बता सकते, बट कम्युनिकेशन का जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। कई बार पेशेंट जो है वो बेड रिडन हो जाते हैं, राइट। तो वो क्लोज एनवायरनमेंट में घर पे रहते हैं कमरे में। ओल्ड एज में भी ऐसा पीडियाट्रिक पैलिएटिव केयर भी होती है। तो हम उनको हमेशा कहते हैं कि उनका जो रूम होना चाहिए उसमें विंडो होनी चाहिए जहां से उनको दिन और रात का ना पता चले। ठीक है, इससे पता चलता है कि अब दिन है यानी कि मॉर्निंग है, वरना वो बेचारों के साथ ऐसा होता है कि वो डे भी भूल जाते हैं, वो तारीख भी भूल जाते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि कहा हम लोग इस तरीके से कहते हैं कि आपको डे और टाइम के लिए ओरिएंट कराना है पेशेंट को। तो ऐसा नहीं है कि रोज उनको रात को 8 बजे, अभी रात के 8 बज रहे हैं, तारीख आज ये है, ये दिन है, ये तरीका नहीं होता। वो कहेंगे रोज रोज मुझसे एक ही बात करते हो, तुम लोगों को हुआ क्या है। तो ओरिएंट कराना पड़ता हाँ। है कि जैसे कौन बनेगा करोड़पति आता है केबीसी, तो उनको बताना होता है कि अरे मम्मी जी या पापा जी, केबीसी आने का टाइम हो रहा है। अच्छा, अभी तो आधा घंटा है, अभी 8:30 जो है, अभी आधा घंटा, अभी 8 बज रहे हैं। तो इस तरीके से फैमिली को लगता है कि आप उनको किस तरीके से कम्युनिकेट करिए बातों को, ऐसा नहीं कि जाके सीधे सीधे बोलना होता है। सो कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो डॉक्टर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, फैमिली के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और पेशेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और विद टाइम डेफिनेटली मैं हमेशा कहता हूँ, फैमिली मेंबर्स मेरे साथ बैठे होते हैं काउंसलिंग में, कई बार ऐसा होता है वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे तो पापा या मम्मी ही कहते हैं कि बहुत देर हो गए डॉक्टर साहब से मिल के आते हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है कि मैं कोई दवाई नहीं लिखता, हाँ। मैं सिर्फ उनकी बातें सुनता हूँ, और वो उसमें भी खुशी, भी उनको खुशी मिलती है, माय हमें भी खुशी गॉड। मिलती है। लवली लवली। डॉक्टर साहब, मेरे दिमाग में ऐसा था कि जैसे मैं जब इसके बारे में पढ़ रही थी तो मुझे ऐसा लगा था कि एंड ऑफ लाइफ केयर होता है असल में पैलिएटिव केयर, पैलिएटिव केयर। पर आपसे बातें करते करते मुझे लग रहा है ये एंड ऑफ लाइफ केयर तो नहीं है, यहाँ से तो बिल्कुल, बिगिनिंग ऑफ लाइफ हो रही है। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि पैलिएटिव केयर को हमेशा इस तरीके से सोचा गया है कि भाई ये तब रेफर किया गया जब लाइलाज हो गई है बीमारी। ऐसा नहीं है, कुछ टर्म समझने हैं हम्म। हमने इसमें कि पैलिएटिव केयर जो मैंने बोला टाइमली होने चाहिए, अर्ली होनी चाहिए। और डिजीज कोई ऐसा नहीं, कैंसर में और भी डिजीज में होती है, कोई भी क्रॉनिक लाइफ लिमिटिंग इलनेसेस के अंदर पैलिएटिव केयर की जाती है, और ये एट दी अर्ली इनकॉर्पोरेट करनी होती है। तो इसकी जो काउंसलिंग पीरियड है वो हम्म। बेटर हो जाता है। दूसरा एक टर्म है जिसको कहते हैं हॉस्पिस केयर। हम्म। हॉस्पिस केयर, आपने हॉस्पिस क्या केयर, बोला? हॉस्पिस। हॉस्पिस केयर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ पैलिएटिव केयर। हम्म। हॉस्पिस केयर कब स्टार्ट होती है? अच्छा। जब डिजीज प्रोग्रेस कर गई है, स्टेज 3 स्टेज 4 में लैंड अप कर गई है, बॉडी के कई हिस्सों के अंदर डिजीज है, जैसे लंग इन्वॉल्व हो गया है, लिवर इन्वॉल्व हो गया है, ब्रेन इन्वॉल्व हो गया है, हम्म। कई बार स्किन और मसल्स भी इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो इसको कहते हैं मेटास्टेटिक डिजीज। मल्टीपल पेन जनरेटर्स होते हैं। तो हम्म। इसके अंदर जो है लास्ट 6 मंथ्स ऑफ लाइफ, इसको हॉस्पिस केयर कहा गया है। और उस हॉस्पिस केयर का ही एक पार्ट एंड पार्सल है ईओएलसी। ईओएलसी की फुल फॉर्म है एंड ऑफ लाइफ केयर, जो आपने क्वेश्चन पूछा। वो एंड ऑफ लाइफ केयर होती है लास्ट फ्यू आवर्स ऑफ लाइफ, और कुछ लोग कहते हैं कि लास्ट 48 आवर्स ऑफ लाइफ। तो मैं हमेशा अपनी काउंसलिंग में ये कहता हूं कि
दो स्पेक्ट्रम है, एक तरफ है बर्थ और एक तरफ होती है डेथ। ये दोनों सत्य हैं, दे आर ट्रुथ ऑफ लाइफ। तो जैसे बर्थ है उसको भी प्लान किया जाता है आज की डेट में, ऐसे ही डेथ को भी प्लान किया जा सकता है इन सब डिजीजेस के अंदर, कि वो अच्छी हो, बेटर हो, आईसीयूज में ना हो, नेचुरल प्रोसेस से हो, और जो टाटा बाय बाय जो लास्ट होता है वो अच्छा हो, फैमिली बाय द साइड हो। तो अगर हमारे पेशेंट्स अर्ली पैलिएटिव केयर में जो आते हैं तो उनका हॉस्पिस केयर आसानी से हो पाता है, वो चीजों को वो एसिमिलेट कर पाते हैं और एब्जॉर्ब कर पाते हैं, और उनका जो ग्रीफ पीरियड होता है ईओएलसी और डेथ के बाद वो डेफिनेटली बेटर हो जाता है। और उनके कुछ अनफिनिश बिजनेस, जैसे कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर होना है, कहीं देर में मत्था टेकने जाना चाहते हैं टाइमली, कोई फैमिली मेंबर है कहीं ऑस्ट्रेलिया में, यूएस में, वो उनसे मिलना चाहता है, तो इन सब के लिए भी टाइमली उनको बताया जाता है कि ये टाइम है, आप करवा लीजिए। तो इट इज अ वेरी वास्ट स्पेशलिटी, तो इट इज नॉट। डॉक्टर साहब, इसमें एंड ऑफ लाइफ नहीं, मेरे दिमाग में ये सवाल था कि आपने बोला कि लोग ये काम करवा सकते हैं। अब डेथ तो ऐसा है कि वो तो झटके से अचानक कब आ जाए पता नहीं, है ना? तो आपने कहा कि वो एक टाइम मिल जाता है, आप लोग प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि इतने टाइम तक व्यक्ति जिएगा। क्या कुछ आप जो जिस तरह से आप इंजेक्शन दे करके, आपने कहा कि वेन्स के जरिए आप उन्हें इंजेक्ट करके यू गिव देम रिलीफ, जो इन्हें रिलीफ मिलता है ये टेम्पररी है, ये इलाज नहीं है आपके हिसाब से, राइट? तो क्या इसे एक बार को भी हम मान सकते हैं कि एज बढ़ाई जा सकती है, कुछ पल और एक्स्ट्रा जीने को मिल सकते हैं? देखो, अगर किसी से भी सवाल पूछा जाए कि क्या आप सफरिंग वाले 4 दिन एक्स्ट्रा चाहते हैं अपनी लाइफ में, क्या मैं चाहता हूं, क्या आप चाहते हैं, कोई आंसर हमेशा नो होता है। तो आप जो है उनको अगर 2 दिन अच्छे दे सकते हैं 4 की जगह, तो 2 दिन अच्छे देने की कोशिश करिए, ना कि उनकी सफरिंग के साथ में 4 दिन की लाइफ दीजिए। इसीलिए इसको कहते हैं कि ये क्योर नहीं, केयर के ऊपर ज्यादा, कंफर्ट केयर, सपोर्टिव केयर, ये सब सिनोनिमस टर्म्स है पैलिएटिव केयर के लिए। तो पैलिएटिव केयर सिंपली ये कहती है कि हम कोई ऐसी मेडिसिन नहीं देंगे जिससे डेथ प्रोसेस जो है वो फास्ट हो जाए, हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे कि जो नेचुरल प्रोसेस ऑफ डेथ है उसको रोका जा सके। डिजीज समझी हुई है पेशेंट ने, फैमिली ने भी, और ऐसा नहीं है कि अकेले डिसीजंस मैं ही लेता हूं। हम जो उनके ट्रीटिंग ऑन्कोलॉजिस्ट हैं उनसे भी बात करते हैं कि आगे की डिजीज जो है किस तरीके से कोर्स ले रही है, अब यहाँ से कीमोथेरेपी या रेडिएशन ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुका है और आगे कोई ट्रीटमेंट नहीं है। बहुत सारे डिस्कशंस करने पड़ते हैं फैमिली के साथ, एक बार में ये बात कंप्लीट नहीं हो पाती, मल्टीपल डिस्कशंस होते हैं, 1-1 घंटे की काउंसलिंग सेशंस होते हैं। जब फैमिली एक पेज पे आती है तब उनकी आगे जो लाइफ होगी उसको पूरा प्लान किया जाता है। इसको कहते हैं गोल्स ऑफ केयर, कि अब यहाँ से गोल्स ऑफ केयर क्या होंगे, गोल्स ऑफ केयर क्या क्यूरेटिव है या गोल्स ऑफ केयर अब यहाँ से पैलिएटिव है। तो अगर पैलिएटिव है तो फिर उसको अब कैसे चलना है, तो हर 10-15 दिन का उनका प्लान ऑफ एक्शन प्रिपेयर किया जाता है, उनको समझाया जाता है फैमिली को कि जो हमारा एक्सपीरियंस कहता है उससे अब डिजीज इस तरीके से मोड़ ले रही है, तो आगे हो सकता है इनको ब्रेथलेसनेस हो। जब ब्रेथलेसनेस होगी तो आपको एकदम से भागना नहीं है हॉस्पिटल, हम आपको पहले से मेडिसिन इनकॉर्पोरेट करा रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये मेडिसिन आप देंगे। अगर उसके बाद भी दिक्कत होती है तो 24/7 वी आर रेडी टू हेल्प यू। आप रात में भी हमारे पास आएंगे तो हमारी टीम आपके लिए खड़ी रहेगी। तो इस तरीके से डिजीज ट्रेजेक्ट्री को टेक ओवर किया जाता है। जैसे एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं कि किसी पेशेंट को ब्लीडिंग हो जाए, घर पे ब्लीडिंग हो जाए, तो उनको ये समझाया जाता है फैमिली को कि अगर आप नॉर्मल क्या है, अगर यहाँ पे कुछ लीजन है और ब्लीडिंग हुई तो आप उसके ऊपर कुछ ना कुछ कपड़ा रख देते हैं, ये एक नॉर्मल फिनोमेना है जो घर पे होता है। तो उसमें समझाया जाता है कि व्हाइट कलर का टॉवल ना यूज करिए आप, जब ऐसा हो आपको डार्क कलर टॉवल यूज करना है, ग्रीन कलर का यूज कर सकते हैं, ब्राउन कलर का यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप व्हाइट कलर का टॉवल यूज करेंगे तो उसमें रेड कलर का कंट्रास्ट दिखाई देता है बहुत ज्यादा, तो उसकी वजह से साइकोलॉजिकल बर्डन फैमिली के ऊपर बढ़ता है। हो सकता है जब वो हॉस्पिटल मूव करे तो वो बहुत तेज गाड़ी चलाए उसकी वजह से। तो इस लेवल तक फैमिली को सिक्योर और प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी जाती है। लेकिन जब वो ग्रीन कलर के और ब्राउन कलर के टॉवल के ऊपर वो ब्लड होगा तो वो सुर्ख लाल नहीं दिखाई देगा,
कितनी बारीकियां डॉक्टर साहब, कितनी बारीकियां हैं जो हाँ। कभी हमें रजिस्टर ही नहीं हुई दिमाग में आज तक। माय गॉड, अच्छा हुआ कि आज आपसे बात करने को मिला और मुझे ये सारी चीजें मुझे आज समझ में आ रही हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे आखिरी में और पूछना चाहूंगी, ये टोटल पेन कॉन्सेप्ट जो है अच्छा, वो आपके पैलेटिव केयर में ये है क्या? फाउंडर ऑफ पैलिएटिव केयर थी डेम सिसली सॉन्डर्स। तो उन्होंने हॉस्पिस केयर एंड पैलिएटिव केयर उसको स्टार्ट किया था और उन्होंने ये इंट्रोड्यूस करा था टोटल पेन का कंसेप्ट। आपने देखा होगा कि एक अच्छा। ग्लास ऑफ वाटर के अंदर अगर आइस डालते हैं तो उसका 75% ऑफ द पार्ट जो है वो पानी के नीचे होता है आइस का, और 25% हम्म। ऊपर होता है। इसको आइसबर्ग फिनोमेना हम्म। कहते हैं। तो सेम आइसबर्ग फिनोमेना जो है वो टोटल पेन से हम्म। लिंक्ड है, क्योंकि इसमें जो आपको दिख रहा है अच्छा। 25% ऑफ द पार्ट इज विजिबल इन द हम्म। फॉर्म ऑफ फिजिकल सिम्टम्स, जो कैंसर की वजह से हुए। फिजिकल सिम्टम्स का मतलब है अच्छा। कि आपने बोला दर्द हो रहा है, पेशेंट बता रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, नोजिया हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कई बार डायरिया हो रहा है, हम्म। ब्रेथलेसनेस हो रही है, कफिंग हो रही है, वेट लॉस हो रहा है, ये सब दिख रहा है। पार्ट एंड पार्सल ऑफ डिजीज है। तो इसको कहते हैं 25% ऑफ द पार्ट विच इज विजिबल, इट इज द फिजिकल पार्ट। लेकिन इसके अलावा 75% ऑफ द पार्ट जो होता है वो होता है साइकोलॉजिकल पेन, स्पिरिचुअल पेन एंड द सोशल पेन। साइकोलॉजिकल पेन कहता है कि मेरे को क्यों हुआ ऐसा। पहले पेशेंट एंग्री होता है, फिर उसकी एंजाइटी होती है, कई बार कहते हैं हमारी दिल की धड़कन जो है बढ़ रही है, ये बात सुन के ही कि हमें कैंसर है। हम्म। उसके बाद लेटर ऑन जो होता है डिप्रेशन सेट इन होने लगता है। फिर स्पिरिचुअल पार्ट्स आते हैं। स्पिरिचुअल पार्ट्स में आते हैं कि भगवान के साथ गुस्सा होता है। मैं पर अपनी ओपीडी में देखता हूँ, फैमिली भी बोलती है हम्म। ये मुझे क्यों हुआ डॉक्टर साहब, वाई मी। डिनाइल मोड में होते हैं पेशेंट्स, उनको मीनिंग नहीं मिल रहा होता अपनी लाइफ का, अब मैं क्या करूं। ये बहुत कॉमन है जो, तो ये सब स्पिरिचुअल हम्म। बर्डन होता है। फिर सोशल बर्डन होता है, सोशल पेन करता है। एक पेशेंट हम्म। जो एक दुकान के ऊपर शॉपकीपर था और दुकान का मालिक था, आज वो क्योंकि बेड बाउंड हो गया है वो अपनी शॉप पे नहीं हम्म। जा पा रहा। तो ये चीजें भी उसको दर्द करती हैं। फाइनेंशियल कंसर्न्स होती हैं, मेरी फैमिली का मेरे जाने के बाद क्या होगा। तो ये सब सोशल पेन है। एक पेशेंट जो है जो पहले हेड ऑफ द फैमिली था और उसके कहने पे फैमिली चलती थी, बच्चे भी बात सुनते थे, आज डिपेंडेंसी इज द न्यू नॉर्मलसी फॉर देम। आज उनको बच्चों की बातें सुननी पड़ती हैं। तो ये जो तीन पार्ट्स हैं, साइकोलॉजिकल, हम्म। स्पिरिचुअल एंड द सोशल पार्ट, इट इज द 75% ऑफ द पार्ट विच इज डीप इनसाइड द पेशेंट। तो इसको भी कवर किया जाता है पैलिएटिव केयर में। तो इसको कहते हैं टोटल पेन कंसेप्ट इन पैलिएटिव केयर। इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल फॉर टोटल पेन मैनेजमेंट। यू टेक केयर ऑफ द फिजिकल पेन, you take care of the psychological pain, spiritual pain as well as the social pain। कैसे करते हैं? बाई वे ऑफ काउंसलिंग करते हैं, बाई वे ऑफ ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करते हैं, और उनको जीना कैसे है आगे। अगर वो बेड बाउंड हो रहे हैं तो उनको कब वॉकर की जरूरत पड़ेगी, कब व्हील चेयर की जरूरत पड़ेगी। तो एकदम से तो कोई भी पेशेंट मानता नहीं है ना, हम्म। तो उनको इस चीज के लिए एक्सेप्टेंस लानी पड़ती है, वो हम लोग करवाते हैं। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ टोटल पेन। डॉक्टर साहब, बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन रहा है ये। चलते चलते आपकी तरफ से क्या मैसेज आप मेरे व्यूअर्स को और मुझको देंगे, जो हम सबके लिए बहुत मैं यही बेनिफिशियल रहने वाला है? मैसेज दूंगा कि सब लोग पैलिएटिव केयर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ें, आपका ये शो देखें। ऐसा नहीं है मुझे ही देखें, पैलिएटिव केयर का बहुत सारा मटेरियल गूगल के ऊपर है, उसको देखें। हर फैमिली में पैलिएटिव केयर की किसी न किसी पॉइंट ऑफ टाइम में जरूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि पैलिएटिव केयर सिर्फ कैंसर पेशेंट्स के लिए होती है, मेनली इट इज फॉर कैंसर। इसके अलावा कोई भी ओल्ड एज के पेशेंट्स, जेरियाट्रिक पैलिएटिव केयर कहते हैं, मोर देन 60 ईयर्स ओल्ड, डिपेंडेंट हो रहे हैं, दिक्कतें हो रही हैं। फिर तीसरा होता है आर्थराइटिस के पेशेंट्स, जिनकी आर्थराइटिस लाइलाज हो गई है और उनको पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है। फिर आता है आपका न्यूरो पैलिएटिव केयर होती है, यानी कि जो पेशेंट्स जो है जिनको न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस हैं और न्यूरो फिजिशियन के पास में इसके आगे जो है कुछ इलाज कारगर नहीं है। तो जैसे एएलएस कहते हैं, एएलएस के पेशेंट्स, ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, आपका ये मोटर न्यूरॉन डिजीजेस हैं। तो इनके अंदर पेशेंट जो है उनको मसल वीकनेसेस होती हैं, लेकिन उनके सेंसेशंस होते हैं, पेन भी फील करते हैं वो। तो ये पेशेंट, फिर कार्डियक फेलियर के पेशेंट्स होते हैं,
पेशेंट की बाईपास सर्जरी हुई है लेकिन उनका जो पंपिंग एक्शन हार्ट का है वो 20% है, 30% है, तो उनको डे टू डे लाइफ के अंदर दिक्कतें होती हैं, सिम्टम्स आते हैं, तो उसके लिए कार्डियक रिहेबिलिटेशन एंड पैलिएटिव केयर होती है। आपने स्मोकर्स को देखा होगा या ओल्ड एज में उनको ब्रेथलेसनेस, एज्मा, ये सारी चीजें होती हैं और वो दवाइयां उनके अंदर कारगर नहीं होती, कई बार उनके आईसीयू एडमिशन होते हैं ड्यू टू ब्रेथलेसनेस, तो उनको कैसे कंट्रोल करना है, तो ये भी पैलिएटिव केयर के अंदर है। या पार्किंसन की डिजीज होती है जिसमें हाथ पैर के उल्टे सीधे मूवमेंट्स होते हैं, उनके अंदर की जाती है। डायबिटीज जो अनकंट्रोल हो रही है तो वो लोग कहते हैं कि उनकी नसों के अंदर दिक्कतें होती है, तो झंझनाहट होती है बॉडी के अंदर, उसमें भी पैलिएटिव केयर होती है। तो कोई भी एक लाइफ लिमिटिंग इलनेस, उन सब के अंदर पैलिएटिव केयर की जाती है, इट इज नॉट जस्ट अबाउट कैंसर। तो हर फैमिली में कभी ना कभी किसी पॉइंट ऑफ टाइम में या फैमिली में रिलेटिव्स में कहीं ना कहीं पैलिएटिव केयर की जरूरत पड़ेगी। नीड ऑफ पैलिएटिव केयर बहुत हाई है हमारी कंट्री के अंदर, तो हर बंदे को पैलिएटिव केयर के बारे में जानना चाहिए। और क्योंकि मैं एक ऑन्कोलॉजी सेंटर में काम करता हूँ, डेफिनेटली फ्रॉम रेडिएशन, chemotherapy as well as the surgery, it is coming in a big way in the form of pain and palliative care as the fourth pillar of oncology treatment and it should be incorporated early। और एक मेरी एक टैग लाइन है जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि कुछ हो ना हो, there is always hope in pain and palliative care। ये ये होप हमेशा बना रहे, यही मैं चाहती हूँ। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया। That hope is always, आपने क्या बोला? या दैट होप इज ऑलवेज देयर। बिल्कुल डॉक्टर साहब, और आप अगर साथ में और आपकी गाइडेंस साथ में है तो मुझे लगता है कि उस गाइडेंस के माध्यम से वो होप बनी रहेगी और जो हमारा एंड ऑफ लाइफ है दैट्स गोइंग टू बी ब्यूटीफुल। एटलीस्ट मेरी तो जरूर रहने वाली है, बिकॉज नाउ आई हैव कम टू नो हाउ टू कीप द एंड ऑफ लाइफ ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर द वे यू हैव एजुकेटेड। डॉक्टर साहब आपकी it is आवाज about living with dignity as well as dying with dignity। Yes, Dr. Saab. Thank you so much. This was really wonderful. Living with dignity and dying with dignity. Thank you so much for your time. Thank you very much. Thank you. Thank you.